वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों की क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी को कंप्लीट कराने के बाद एक रिवीजन सेशन, डाउट सेशन मैं आप लोगों का लूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि मैम हमें ये डाउट आ रहा है, हमें ये पूछना है, या फिर हमारा ये डाउट है, इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे ताकि हमें इसका आंसर मिल जाए। अगर आप लोग इन सब चीजों के इन सब चीजों के जवाब जानना चाह रहे हो तो आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल शांति से, बिल्कुल पीसफुल माइंड से देखना पड़ेगा। तो आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। आप लोग अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, आप लोग किसी बुक को उठा रहे हो, तो आप लोगों को उसका सिलेबस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आंखें बंद करो तभी भी आप लोगों को वो सिलेबस याद हो, इतनी बात आप लोग कर रहे हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्लास 6 की पॉलिटिकल एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मैम 9 चैप्टर्स है, और आप लोगों को नाम भी बताने पड़ेंगे, यूनिट्स भी बताने पड़ेंगे, मैम ये यूनिट्स है। मैं आप लोगों को आज यूनिट्स भी याद कराऊंगा, तो ध्यान से सुनो। क्लास 6 की पॉलिटिकल एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट जो यूनिट आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी, विविधताओं के बारे में आप लोगों को वहां पर समझना होता है। चैप्टर 1 जो होता है उसका नाम है आप लोगों का डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। विविधताएं क्या है ये आप लोग उस चैप्टर में जानते हैं। देन सेकंड चैप्टर आप लोगों का आता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विविधता के साथ साथ क्या होता है, अगर विविधता है किसी देश में तो भेदभाव पॉसिबल होते हैं, कि भेदभाव वहां पर होंगे ही होंगे, लोग जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला डाइवर्सिटी एंड सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड जो यूनिट है आप लोगों की वो है गवर्नमेंट। वो क्या है? गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। अब सेकंड यूनिट में आपका जो चैप्टर 3 आता है वो आता है व्हाट इज गवर्नमेंट। आप लोग सरकार के बारे में जानते हो कि गवर्नमेंट क्या होती है। चैप्टर 4 में आप लोग पढ़ते हो कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या तत्व होते हैं जिससे उन तत्वों से मिलकर क्या बनता है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। उसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हो तो अगला जो यूनिट आता है आप लोगों का वो आता है यूनिट 3, जिसमें आप लोग जानते हो लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, कि स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पर कैसा कैसा प्रशासन होता है, कैसी सरकार होती है। तो आप लोगों के थर्ड यूनिट में अगर आप लोग लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस यूनिट में आपका जो चैप्टर आता है वो आता है आपके पास पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है कौन सी होती है? पंचायती राज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गांव का प्रशासन कैसे होता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहरी प्रशासन। जब हमारी जो लास्ट यूनिट आती है क्लास 6 पॉलिटिकल एनसीईआरटी की जो लास्ट यूनिट आती है वो है हमारी लाइवलीहुड, यानी कि जीविका। लाइवलीहुड यानी कि जीविका, लोग कैसे अपनी जीविका को चलाते हैं, यानी कि कैसे पैसे लाके, कैसे धन अर्जित करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो उसमें आता है रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड। इसमें बताना आपको ग्रामीण क्षेत्र में जीविका का क्या स्तर है और शहरी स्तर पर जीविका का क्या स्तर है। शहरी आप लोग क्या पढ़ोगे? शहरी जीविकाएं पढ़ोगे, और देन उसके साथ साथ आप लोग ग्रामीण जीविकाओं के बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि क्लास 6 के जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी है उसमें आप लोगों के इतने इतने टॉपिक्स दे रखे हैं। अगर मैं आप लोगों से फर्स्ट चैप्टर की बातें करती हूँ तो आप लोग जानने की कोशिश करना कि फर्स्ट चैप्टर बात करता है डाइवर्सिटी के बारे में, विविधताओं के बारे में। विविधताओं का मतलब होता है बहुत अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग तरह के जो लोग अगर एक जगह पर आकर इकट्ठा रहना स्टार्ट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि विविधताएं। क्या आप लोगों को समझ आई है? मैं ना ही तो प्रॉपर इंग्लिश में बातें करूंगी और ना ही प्रॉपर हिंदी में बातें करूंगी, मिक्स चलेंगे ताकि आप लोगों को दोनों जगहों से समझ आए आप लोगों को। अगर मैं बात कर रही हूँ डाइवर्सिटी की, मैंने आप लोगों को बताया विविधता क्या होती है। विविधता तो सिंपल है, अगर अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर इकट्ठा रहने लग जाए, अलग अलग तरह के लोग, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको बताते हैं कि किसी का रिलीजन अलग है, किसी की कास्ट अलग है, किसी का जेंडर अलग है, किसी का भी रेस अलग है। रेस का मतलब क्या है? अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब ब्लैक और व्हाइट पीपल जो होते हैं उनके बारे में। देन उसके बाद अगर आप लोग बातें करते हो तो लैंग्वेज अलग है, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अलग अलग
कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो ये सारी चीजों क्या है, ये डाइवर्सिटी का ही पार्ट है, ये सब चीजें डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो डाइवर्सिटी में आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग उनका धर्म है, अलग अलग जातियां हैं। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर रह रहे हैं तो उसी को बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। और हमारे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। तो देखो कितनी सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में कितनी सारी डाइवर्सिटी है। ऐसे ही गुजरात में क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पंजाबियों की बात करूँ तो वो क्या भांगड़ा करते हैं, हरियाणा की बात करूँ तो लोकगीत, ये सब चीजें होती है। तो आप लोग देखना अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगी। इन्हीं सब चीजों से आप लोग जान पा रहे हो कि विविधताएं क्या होती है। अलग अलग कास्ट होना, अलग अलग रिलीजन होना, अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करना, अलग अलग आप मान के चलिए अलग अलग जेंडर है, अलग अलग रेस अपेर्थाइड है। तो इन सब चीजों को अगर आप लोग एक जगह पर रख के देख रहे हैं तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अगर आपको एक चीज नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। आपके घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर, अगर आप लोग उसको ओपन करते हो, आप लोग मान लीजिए वहां पर सेब भी रखा हुआ है, वहां पर अंगूर भी रखे हुए हैं, वहां पर आप लोग देखना अनार भी रखे हुए हैं, वहां पर ऑरेंजेस भी रखे हुए हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के फल फ्रूट वहां पर रखे हुए हैं। तो फ्रूट्स में क्या होगी? डाइवर्सिटी होगी। अलग अलग तरह के फल अगर वहां पे रखे हुए हैं तो उनमें भी क्या होगी? विविधताएं होंगी। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आएंगी। अब अगर डाइवर्सिटी हमारे देश में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं तो आप लोग मान के चलिए अगर हमारे देश में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे क्या थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे देश के आजादी देश के क्या रह चुके हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनमें उसने कुछ बात बोली थी कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में क्या है? एकता है। विविधता में क्या है? एकता है। हमारे देश की सबसे ज्यादा खासियत यही है कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या को हम अच्छे से संभाल पा रहे हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी है, एकता है। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? और उसके साथ साथ जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया था, वो किया था 1911 में, यानी कि 1911 में कैलकाटा के सेशन में उन्होंने किया था। आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, जहां पे कैलकाटा में 1911 में उन्होंने नेशनल एंथम हमारा बनाया था, जन गण मन। और उसमें भी अगर आप लोग देखते हो नेशनल एंथम आप लोगों ने सुना है, आप लोग डेली बोलते भी हो गए या फिर स्कूल के बच्चे तो बोलते हो, आप लोग नहीं बोलते तो आप लोगों को कितनी बात समझानी चाहिए। आप लोग एक बार अपना नेशनल एंथम गा के देखो, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। इनमें जो चीजें आई हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, यहाँ पर अलग अलग जगहों की वो चीजें बता दी। इसका मतलब क्या है? इस नेशनल एंथम में क्या दर्शा दिया है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है? एकता है। अगर हमसे कोई लड़ने आएगा तो पूरा भारत एक हो जाएगा, पूरा भारत एक हो जाएगा। कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन, कुछ भी चीजें हो, लेकिन अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो हम लोग क्या है? एक है। हम लोग क्या है? एक है। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो मैंने ये बात आप लोगों को बता दी कि नेशनल एंथम कब गाया गया। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ नेशनल सॉन्ग भी आईएनसी सेशन में ही गाया गया था कैलकाटा में, लेकिन वो गाया गया था 1886 में। कब गाया गया था? 1886 में। ये सब जो है आप लोगों को लिखने हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं हमारी एकता को। क्या दर्शा रहे हैं? हमारी एकता को। यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है फिनिश, जहां पर आप लोगों को बस इतनी ही चीजें देखनी थी कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है क्लियर डाइवर्सिटी। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर समझ आया तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या बोलता है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विविधताएं हैं
भेदभाव भी हो जाएगा। आप लोग मान के चलिए हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग अलग जेंडर, ये इन सब चीज़ों से अगर बिलोंग करेंगे तो आप लोगों को नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? और उन्हीं से क्या होता है, कोई ऊंची जाति का निर्माण कर देता है, कोई नीची जाति का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, भेदभाव की स्थिति आ जाती है। अब अगर हम इस चैप्टर में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। आप लोग अभी अपने लेवल पर अगर आप लोग देखते हो, आपके घर में अभी भी कोई नीची जाति से या फिर लोअर कास्ट से अगर कोई बंदा आ जाता है तो आप लोग अपने गिलास में जहाँ जिस बर्तन में आप लोग खाना पीना खाते हो, पानी पीते हो, उस बर्तन में आप लोग उसको नहीं दोगे। आप लोग अलग से बर्तन लेके आओगे उनके लिए, गिलास या फिर कोई भी चीज़ें, उसमें आप लोग उसको दोगे। क्यों? क्योंकि आप उनको अपने से नीचा समझते हो। क्या ये समाज में ये क्वालिटी अभी है? इसीलिए जो विविधताएं हैं उससे भेदभाव भी होता है, लेकिन हमारा जो संविधान बोलता है वो बोलता है आर्टिकल 14 to 18 में कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए हर एक इंसान को। अगर जेंडर के हिसाब से कोई क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के बेस पर करता है, या फिर लैंग्वेजेस बोलने के उस पर करता है, रेस पर करता है, तो इन सब चीजों से क्या होगा कि हमारा जो जुडिशरी है वो उनको क्या देगा, पनिशमेंट देगा। अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। हमारे संविधान ने हमें क्या दे दी, इक्वालिटी दे दी, समानता दे दी। हमारे पास पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक तौर पर हमारे पास समानता है। अगर अंबानी जी ने वोट डाली और एक आम इंसान ने वोट डाली तो उसका मतलब एक ही है। लेकिन अगर आप लोग समाज में जाकर एक नीची जाति के लोग कहीं ऊपर ऊंची जाति में घर में चले जाएंगे तो कई ऐसे होते हैं घर में घुसने तक नहीं देंगे। अगर घर में घुसने दिया तो या पानी पीने के लिए देंगे तो उसको अलग बर्तन में देंगे। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। किसके आधार पर है, किसके बेस पर है, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब चीजों पे, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल बेस पर क्या हो रही है, भेदभाव। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई? अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज और बता देती हूँ। महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि 1931 में बोली थी। 1931 में महात्मा गांधी जी ने बोला था, कोई अमीर हो या गरीब हो सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को वोट डालने का अधिकार है। ये महात्मा गांधी जी ने 1931 में बोला था। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ है? यंग इंडिया एक बुक है, उनमें बोला था कि वेदर पोर और रिच, कोई भी अमीर हो या गरीब हो उनको वोट डालने का अधिकार है। क्या इतनी बातें समझ आई? पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर हमें समानता मिल गई, लेकिन सोशली तौर पर हमें समानता नहीं मिली। अगर मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बता दूं तो वो क्या बोलता है, व्हेन समवन इज ट्रीटेड बैडली, जब किसी को बुरे तरीके से बर्ताव किया जाए, किसी के साथ बुरे तरीके से बर्ताव किया जाए बिकॉज ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके बेस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई किसी को बैडली ट्रीट कर रहा है, अपने से इंफीरियर समझ रहा है, अपने से नीचा समझ रहा है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है प्रेजुडियूस यानी कि पूर्वग्रह। क्या है प्रेजुडियूस यानी कि पूर्वग्रह? ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज द बेस्टेस्ट लैंग्वेज, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, रेस्ट ऑल लैंग्वेजेस आर नॉट गुड, रेस्ट ऑल लैंग्वेजेस आर बैड। मैंने क्या किया, इंग्लिश को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया, लेकिन बाकी की लैंग्वेजेस को बैड बोल दिया, बुरा बोल दिया। तो ये क्या है, हमारे दिमाग में बैठ गया, पूर्वग्रह हो गया है कि लोग चाहते हैं इंग्लिश जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा वो एजुकेटेड नहीं है। ये हमारे दिमाग में जो बैठ गई ये चीजें, इसी को बोलते हैं प्रेजुडियूस। बिना तथ्यों को जांच किए अगर हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रेजुडियूस यानी कि पूर्वग्रह होना। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेजुडियूस अगर ये चीजें हैं, मैंने बोला मेरे पास से एक इंसान गुजरा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसके बारे में राय बना ली, भैया तो गंदा इंसान लग रहा है, इससे तो दूर जाना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्या है, ये प्रेजुडियूस है। क्या पता वो अच्छा हो,
ये मेरे मन में बिना किसी की जांच किए मैंने उसको क्या कर दिया, उसकी छवि बना ली अपने दिमाग में कि भाई ये तो ऐसा है, तो वो क्या हो गया, प्रेजुड्यूस हो गया। अब आता है स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा। क्या आता है, स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं। वो क्या बोलता है, अगर हम किसी सोच को, किसी तर्क को पक्का कर ले, अपने विचार को पक्का कर ले और किसी के कहने से ना बदला जाए, तो उसी को बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स। यानी कि उस धारणा को पक्की कर देना जो पूर्व ग्रह थी, उसी को अगर हम पक्का कर देते हैं, उसी को हम लोग बस सच मान के चलते हैं, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स। क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगी और आप लोग याद रखोगे कि पाकिस्तान इज वेरी वेरी बैड कंट्री। पाकिस्तान जो है बहुत गंदा है, पाकिस्तान के लोग टेररिस्ट हैं। आप लोगों के मन में ये बातें चलती हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर इतना बड़ा देश है तो कोई तो अच्छे इंसान होंगे वहां पर भी, होंगे ना। ऐसा तो नहीं पूरा पाकिस्तान बुरा है, नहीं, वहां पर अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमने अपने माइंड में बैठा लिया कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान जो है हमारे लिए बुरा ही करता है। हाँ, वहां पर बहुत सारे लोग गंदे हैं जो हमारे ऊपर कब्जा करने की सोचते हैं, कश्मीर को अपने लेने की सोचते हैं। लेकिन आप लोग देखना, अगर पूरा देश है तो लोगों की अलग अलग सोच होगी, कोई कट्टर है तो कोई क्या है, कोई नरम दिल भी है, वो सोचता है कि उनके अंदर भी दिल होगा, उनको भी तो बुरा लगता होगा। तो ये सब चीजें अगर हम उनके बारे में पक्की धारणा कर ले कि पाकिस्तान इज टेररिस्ट, पाकिस्तान ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर पीपल आर टेररिस्ट, देन फिर यहाँ पर क्या जाएगी, स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा। क्या जाएगी, स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस पूर्व वगैरह अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जेंडर बेस्ड पर क्या होता है, जेंडर बेस्ड पर भी क्या होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग बताना किस पर शूट करना है, गर्ल पर या फिर बॉयज पर। अगर आप लोगों को बोला जाए डोंट क्राई, तो आप लोगों के मन में क्या आएगा, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। तो किसका दिमाग में आएगा, लड़का। किसके दिमाग में आएगा, लड़का। नहीं, लड़के कभी नहीं रोते। हम किसको बोलेंगे चीज डोंट क्राई, लड़के। अगर हमने बोल दिया डू क्राई, रो रही है तो रोने दो, रो लेते हैं, ये तो इसका नरम दिल है। इमोशनली अगर किसी को कोई अटैच बोल रहा है, इमोशनली बोल रहा है, तो आप लोग किसका ख्याल रखोगे, गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल का क्या बोलते हैं, नरम दिल है, इसमें नहीं मतलब ज्यादा हिम्मत नहीं होती, मर्दों में बहुत ज्यादा हिम्मत होती है, बोलते हैं ना। तो ये जो नरम दिल इमोशनली जो आया वो किसके लिए आया, गर्ल के लिए। अगर मैंने बोला सॉफ्ट स्पोकन, तो आप लोगों के मन में आ गया गर्ल। अगर मैंने बोला बॉयज रोडी यानी कि लोफर, राउडी, लोफर, तो ये सब वर्ड्स जानने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बॉयज। क्या आ रहा है, बॉयज। क्या अगर आप लोग ये जान पा रहे हो कि ये चीज गर्ल्स के लिए, ये चीज बॉयज के लिए, मैं बोलूं घर का काम कौन करेगा, तो सारे बोलेंगे लड़कियां करेंगी। अगर मैं बोलूं बाहर जाके काम कौन करेगा, सारे बोलेंगे बॉयज करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। इसी को क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई है तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर भी हो जाता है खत्म। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इसी के कारण होता है। जब डाइवर्सिटी होती है तो लोगों के मन में बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारे अपने से इंफीरियर समझने की जो वो क्षमता है वो आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट पर, जिसका नाम है गवर्नमेंट। थर्ड चैप्टर पर अब हम चलने वाले हैं। बस एक सेकेंड होगा प्लीज, एक सेकेंड। हाँ जी, तो आज हम जो थर्ड चैप्टर, ये जो थर्ड चैप्टर है गवर्नमेंट, अब हम इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार। गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आप इसकी डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रही, इसकी डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रही, गवर्नमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी होती है। क्या होती है, गवर्निंग बॉडी होती है जो कि रन करती है पॉलिटिकल यूनिट को। गवर्नमेंट इट इज अ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पॉलिटिकल यूनिट की, पूरे देश को चलाने की, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। आप लोग इसको अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश में बताऊं तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पॉलिटिकल यूनिट को चलाने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल है, जो पूरे देश को चलाने के लिए जो लोगों का समूह रिस्पॉन्सिबल है, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकार।
अगर आप लोग गवर्नमेंट सरकार के बारे में समझ आया तो आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि मैम गवर्नमेंट तो ये होती है, ये बीजेपी अच्छी है, ये सरकार तो बहुत अच्छी है, ये सरकार तो बहुत गंदी थी, इसने हमारे लिए कुछ काम ही नहीं किया। जब हमने किया ही नहीं तो वोट क्यों दे इसे? जब हमने किया ही नहीं तो वोट क्यों दे इसको? तो ये सब चीजें होने लग जाती, तो इसी को तो बोलते गवर्नमेंट सरकार। अब आप लोग बोलोगे मैम इसके सूत्र क्या होते हैं, आप लोग बताना कौन सबसे पावरफुल, कौन उससे कम ताकतवर है? तो अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, गवर्नमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे ऊपर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्तर, स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें मानी जाती है, वो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सरकार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सबसे ऊपर होते हैं, केंद्रीय सरकार को बोला जाता है। और केंद्रीय सरकार में मैं आपको नाम लेती हूँ, आप लोग बताना कौन सी सरकार में आते हैं। मैंने आपको नाम लिया नरेंद्र मोदी जी, मैंने आपको नाम लिया अमित शाह, मैंने आपको नाम लिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और अगर मैंने आपको बोल दिया योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो सीएम, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और उसके साथ साथ कौन है हमारे पास? अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी। अगर मैंने इन सब चीजों के नाम ले दिए तो आप लोग क्या समझ पा रहे हो? जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, द्रौपदी मुर्मू हो गई, ये सब आप लोगों को कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में। अगर मैंने आप लोगों को नाम लिया कि जो जैसे कि हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास हो गए अमित शाह जी, नहीं हमारे पास हो गए अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ जी, ये क्या है? ये सीएम है। और सीएम कहाँ होते हैं? स्टेट के, जो राज्य का जो स्तर होता है उसमें क्या होते हैं? सीएम होते हैं। अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें तो वहां पर क्या होते हैं? पीएम प्रेसिडेंट होते हैं। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? तो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, देन उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और देन उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं राज्य सरकार। और जो थर्ड जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो 1992 में एस्टेब्लिश की गई, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसके जो फादर है, इसके जो जनक हैं, उसको बोलते हैं लॉर्ड रिपन। क्या बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। इन 1882 जो जनक माने जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, स्थानीय स्तर के सरकार को बोला जाता है, जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को 1882 में। यहाँ पर ही रिवॉल्यूशन, ये रिजोल्यूशन लेके आए थे, इन्हीं की वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है 1992 में बनी थी, जो स्थानीय स्तर पर क्या करेगी? काम करेगी। क्या करेगी? स्थानीय स्तर पर काम करेगी। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 1992 में अगर इसको ऐड किया गया, यानी देश आजाद होने के बाद बहुत सालों बाद ऐड किया गया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट्स, यानी कि 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिसमें हमारे संविधान में किया गया। 73वां संशोधन में हमारे गांव के बारे में बात की गई, गांव स्तर के बारे में बात की गई। और अगर हम लोग बात करें 74वां संशोधन, वहां पर हमारे शहरी स्तर की बात की गई, गांव में शहरी स्तर की बात की गई 74वें अमेंडमेंट्स में, जो आप लोगों को याद रखना है। यही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? गवर्नमेंट जो है एक टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड होता है उनका भी, एक कार्यकाल होता है। आफ्टर 5 इयर्स लोग दोबारा से वोट करते हैं, और अगर उनको वो लीडर पसंद आए तो उनको दोबारा से जिता देंगे, दोबारा से उसको ही वोट देंगे और वो जीत जाएगा। अगर आपको वो लीडर पसंद नहीं आया तो वो आपके हाथों में, अगर आप उसको हटाना चाहें तो आप लोग हटा सकते हो। गवर्नमेंट के पास सीमित पावर है, यानी कि लिमिटेड क्या है? लिमिटेड पावर है, ना कि अनलिमिटेड पावर। अगर अनलिमिटेड पावर होगी तो हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं होगी, जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग गवर्नमेंट के बारे में समझ आए? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है हमारे लिए बहुत सारी चीजें करती है, ताकि क्या हो सके, वो उनको दोबारा से वो लीडर बना सके। अब आप लोग देखना, गवर्नमेंट जो बहुत सारी स्कीमें चलाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, हमें फायदे देती है, हमें खाना देती है, हमें इंश्योर करती है कि अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है नहीं। तो ये कौन करता है? हर चीजें गवर्नमेंट करती है, जो किन के लिए कर रही है? जनता के लिए कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है और एक लॉ पास करती है जो कि जनता को बिल्कुल नामंजूर है, और वो उनके राइट्स का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या करेगी जनता? करेगी रैलीज, प्रोटेस्ट,
कैंपेन स्टार्ट कर देगी, जिससे गवर्नमेंट को भनक हो जाएगी, गवर्नमेंट अवेयर हो जाएगी क्या हमने कुछ गलत फैसला ले लिया। अगर गलत फैसला लिया है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के लिए, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा उसके पीछे रीजन क्या था हमने कानून बनाया। अगर वो गलत है तो वो गवर्नमेंट को वो चीजें वापस भी लेनी पड़ सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो सरकार है वो लोगों की है, लोग चाहे तो किसी को गिरा भी सकती है और लोग चाहे तो किसी को बना भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 12 जो है वो एज अ स्टेट डिफाइन किया गया है, जो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। आर्टिकल 12 जो है एज अ स्टेट डिफाइन किया गया है, जो आप लोगों को लिखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ काउंसिल होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ काउंसिल का मतलब विधान परिषद। उसके बाद अगर आप लोग लोकल गवर्नमेंट में आते हो तो रूरल एरिया में क्या आता है, पंचायत आती है। क्या आती है, पंचायत। अगर आप लोग पंचायत होगी, अगर आप लोग अर्बन एरियाज में देखते हो तो वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज आती है, वहां पर प्रशासन में आईएएस ऑफिसर होंगे, ये सब चीजें आती है। तो आप लोगों को उनके सदर पता चल रहे होंगे और ये सारी की सारी ड्यूटीज मेंशन की गई है आर्टिकल नंबर 12 में। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में एज अ स्टेट राज्य को डिफाइन किया गया है। राज्य यहाँ पर बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब ऐसे नहीं है, नहीं, यहाँ पर राज्य का मतलब है पूरा देश, पूरे देश के बारे में बातें की गई है। तो ये था हमारे गवर्नमेंट यानी कि सरकार का क्वेश्चन। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई हैं? तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। हाँ, हमने अभी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी कर लिया था, देन उसके बाद व्हाट इज गवर्नमेंट भी कर लिया। अब हम आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमो का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक पर समझने से पहले आप लोग समझिए डेमोक्रेसी क्या होती है। क्या है डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जिनमें जनता की सरकार हो, जनता के हाथ में पावर हो, लोगों के हाथ में पावर हो, उसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोगों की सरकार, अगर लोग चाहे तो उसको गिरा भी देंगे, लोग चाहे तो उसको बना भी देंगे। तो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी होती है पब्लिक के पास वो पावर होती है। इंडिया की पब्लिक के पास यानी कि किसी भी कंट्री के पब्लिक के पास वो पावर होती है, या अगर वो चाहे तो उस लीडर को, उस सरकार को गिरा भी सकते हैं और उस सरकार को बना भी सकते हैं। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक सरकार। उससे पहले मैंने गवर्नमेंट वाले चैप्टर में आप लोग को एक चीज और बतानी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, लेकिन अभी बता देती हूँ। हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट मेनली मिलती है, दो तरह की गवर्नमेंट, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें दो गवर्नमेंट की आप लोगों से बात बता देती हूँ। एक होती है हमारे पास डेमोक्रेसी और दूसरी होती है मोनार्की। एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरी होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, लोगों की सरकार होगी, लोग चुनेंगे किसी लीडर को और वो जाके संसद में हमारे लिए काम करेगा। और मोनार्की क्या है? राजतंत्र है, हमारे ऊपर, जनता के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, या तो राजा या फिर रानी। अगर राजा या रानी में से कोई किसी को मार भी देगा ना जनता में से, तो कोई बोलने वाला नहीं है कि हमें क्यों मार दिया। तो यह वर्णन, ये जो एक्सप्लेनेशन है राजा रानी किसी को नहीं देंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा जनता को कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। आप लोग शायद ज्यादा बोर हो गए हो तो थोड़ा चिल करो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लो। ओके, तो अब हम जो ये डेमोक्रेसी मोनार्की की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र सरकार की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में भी दो डेमोक्रेसी, हमारा जैसे इंडिया हो गया, हमारा जैसे अमेरिका हो गया, वो सब चीजें क्या है डेमोक्रेसी में आती है। अगर हम लोग मोनार्की की बात करें, वहां पर क्या आता है, नॉर्थ कोरिया, भूटान, डेमोक्रेसी में क्या आता है, स्विट्जरलैंड। तो ये सारे के सारे जो देश है आप लोग को पता होना चाहिए कौन से डेमोक्रेसी में, कौन से मोनार्की में। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई, डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है लोग खुद संसद में जाएंगे और अपने लिए रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है अगर इतनी सारी वाइड डाइवर्सिटी, अगर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वो खुद से अपने सारे डिसीजन नहीं ले सकती। इसीलिए हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोग एक जगह से एक लीडर को चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं अपने लिए निर्णय लेने के लिए, हमारे लिए निर्णय लेने के लिए, ताकि वो संसद में जाके हमारी आवाज बुलंद कर सके, हम जो चाह रहे हैं उसको
फॉलो करवा सके। क्या इतनी बात समझ आई? डेमोक्रेसी टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट प्रत्यक्ष वो आता है स्विट्जरलैंड, जो हमारा देश है, जो देश है स्विट्जरलैंड, उसमें आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और हमारे देश में आते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे अंदर हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको हम लोग एक साथ संसद में नहीं बैठा सकते। अगर आपको इतनी बातें समझ आई तो डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, लिमिटेड पावर देती है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को पूरी पावर नहीं देती। अगर उनको अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो वो पूरे देश का तहस नहस कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या दी जाती है, लिमिटेड पावर दी जाती है। और ये सब चीजें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अगर आप लोग मोनार्की की बात करते हो तो मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की राजा या रानी होता है, और उसका जो अगला उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, राजा या रानी का बेटा या बेटी वो होता है। नॉर्थ कोरिया में अगर आप लोग देखते हो किम जोंग जो है वहां का जो राजा है, अगर आप लोग देखोगे उनकी जो बेटी है आगे चल के वो क्या बनेगी, वहां की रानी बनेगी, वहां पर राज करेगी। तो ये क्या चलता रहता है, हेरिडिटरी सिस्टम वहां पर चलता रहता है। और मोनार्की के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास मोनार्की और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मतलब है कि राजा के काम लिखेंगे, राजा के कार्य होंगे, राजा की पावर्स होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लिखी हुई, और ये सब चीजें कहाँ पर है, भूटान में। कहाँ पर है, भूटान में। लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या प्रॉपर क्या है, मोनार्की है, प्रॉपर क्या है, मोनार्की है, जहां पर अगर किसी ने राजा ने किसी को मार भी दिया तो वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। आप लोगों को डेमोक्रेसी मोनार्की में फर्क समझ आ गया। तो और तरह की भी गवर्नमेंट होती है, जैसे डिक्टेटरशिप हो गई, रिपब्लिक होगी, इन तरह की भी आप लोगों को गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर था हमारे पास गवर्नमेंट वाला वो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें जानना चाह रही हूँ। अगर एक लोकतांत्रिक सरकार, आप बोल रहे हो मैम आपने हमें बताया ना कि एक लोकतांत्रिक सरकार वो होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जिसमें लोगों का शासन हो, लोग जो जनता जो है वो पावर में है, किसी लीडर को ऊपर बैठा सकते हैं तो गिरा भी सकती है। तो आप लोगों ने इतना जाना, तो उसके तत्व क्या है, अगर वो तत्व वहां पर मौजूद नहीं है कंट्री में तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाया जा सकता, लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाया जा सकता। उसमें तीन चीजें आती है, एक तो जनता की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन सेकंड, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में या फिर इंडिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी झगड़े होते हैं तो उसको सुलझाने का काम किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। एंड थर्ड होता है हमारे पास इक्वालिटी एंड जस्टिस, जस्टिस और इक्वालिटी और जस्टिस होना चाहिए, समानता और न्याय होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें किसी कंट्री में है तो वो क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा होगा। पार्टिसिपेशन यानी कि लोग वोटिंग के दौरान वोटिंग कर करके क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, भागीदारी दिखाते हैं। अगर उनको किसी सरकार का रूल गंदा लगा, अच्छा नहीं लगा, वो उनके अधिकारों का हनन कर रहा है तो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन लगा सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अवेयर हो जाएगी कि हमने गलत काम कर दिया है, उसको लोगों को वापस लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती अगली बार लोग उनको वोट नहीं देंगे, जिससे उनकी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए सरकार जो वहां पर सरकार में बैठे हुए हैं उनको भी डर होता है, पॉलिटिकल लीडर्स को भी डर होता है, अगर हमने उनके लिए अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार वो हमें वोट नहीं देंगे। तो लोगों के पास पावर है, किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी गिरा सकती है। अगर आपको ये चीजें समझ आए कि हम लोग पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, वोट देके पार्टिसिपेशन करेंगे। और यहाँ पर एक मैं बता देती हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का टॉपिक आता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई वो गरीब का इंसान हो, अगर उन्होंने वोट डाली है तो उनका एक ही वैल्यू होगी, एक ही समझा जाएगा उनको। ऐसा नहीं अंबानी ने वोट डाल दी तो 10 मिलियन होगी, 20 मिलियन होगी, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो अब हम देखते हैं कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देख लिया पार्टिसिपेशन। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा देश जो है वो इतना बड़ा है, तो मान लीजिए हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो दंगे बने रहते हैं, पॉपुलर जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं वो किनके बीच में होते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। मान लीजिए हिंदुओं के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या बनवा दी, राम मंदिर बनवा दी, क्या मुस्लिम लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बने हैं तो मुस्लिमों के लिए भी बनवाओ, मुस्लिमों के लिए भी बनवाओ ना, मुस्लिमों के लिए भी मस्जिद बनवाओ।
तो ये सब चीजें, इन सब चीजों से क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट अगर बीच में नहीं है तो इन जो ये जो आपस के ही मुद्दे होते हैं इनमें हिंदू और मुस्लिम में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, और उनको सुलझाने के लिए कौन काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी, सरकार बीच में आएगी और उन मुद्दों को सुलझाएगी। क्या इतनी बात समझ आती है? अभी करंटली एक होली के दिन जो है दिल्ली में, होली के दिन जो दिल्ली में एक दंगे हुए हैं, 26 साल का जो लड़का है वो मार दिया गया है। किसकी वजह से? कि भी एक वो जो छोटी सी भतीजी थी उनकी, उन्होंने ना गलती से गुब्बारा ऊपर से फेंक दिया और जो मुस्लिम जो लेडीज जा रही थी उनके ऊपर थोड़े से छींटे पड़ गए और उस मुस्लिम लेडीज ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया जिससे जो मुस्लिम के जो लोग हैं वो आए और उस 26 साल के इंसान को पीट कर पूरी तरह से मार कर चले गए, जिससे क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दंगे हो रहे हैं। तो इन सभी का निपटारा करने के लिए कौन आती है? गवर्नमेंट आती है। तभी माना जाता है कि एक हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। अगर आप लोगों को बात समझ आई, अब आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या आता है? इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बोल दिया, एक अंबानी है, एक बहुत ही एक अंबानी है और एक बहुत ही सीएम जूम है कुछ, या फिर एक मान लीजिए एक आम इंसान। मान लीजिए अंबानी जी के पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। सीएम जो है उनके पास भी अच्छे रिसोर्सेज है, वो अपने अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। और एक मान लीजिए हमारे पास सीएम कोई राज्य के तौर पर कोई ऐसा इंसान होगी जो बहुत अमीर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। अब एक गरीब इंसान जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या अब आप लोग उनको, अगर मान लीजिए उनको एक बॉक्स रिसोर्सेज की जरूरत है तो आप लोगों ने तीनों को एक बॉक्स रिसोर्सेज दे दिए, क्योंकि आपको क्या करनी थी, समानता करनी थी, इक्वालिटी करनी थी। लेकिन वहां पर न्याय तो हुआ ही नहीं, जस्टिस तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? अंबानी जी के पास बहुत रिसोर्सेज थे, जो स्टेट राज्य में जो बंदा रह रहा था उसके वो बहुत अमीर था, उसके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन जो गरीब इंसान है उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो न्याय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज किसको मिलने चाहिए थे? जो वो गरीब इंसान है। तभी क्या होता? जस्टिस होता। तभी क्या होता? जस्टिस होता। तो इक्वालिटी और जस्टिस को मेंटेन करना भी की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आया तो आज हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आता है पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज, अब आप लोग जानोगे कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग देखना, अगर आप लोग गांव में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे गांव में पंचायत है, हमारे गांव में सरपंच है, और सरपंच की लोग बातें मानकर कोई झगड़ा हो जाए तो सरपंच के पास चले जाते हैं, और सरपंच जो भी फैसला लेता है वो दोनों पार्टीज को मानना होता है। आप लोगों को इतनी बातें चीजें पता है। तो अब आप लोग देखते हैं पंचायती राज एक्चुअल में होते क्या। पंचायती राज को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? ये एक मैनेजमेंट होता है लोकल अफेयर्स का, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक लोकल बॉडीज बनाई जाती है, जो कि इलेक्ट होके आती है लोकल पीपल के द्वारा, यानी कि स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं वही उस लोकल बॉडी को चुनते हैं अपने लिए, ताकि वो डिसीजन ले पाए, वो हमारे लिए भला कर पाए। इसी को बोलते हैं हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज का मतलब होता है हमारे पास कि पंचायती राज अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो पहले उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लो। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रिजोल्यूशन करवाया 1882 में। तो वहां पर पहले से ही क्या थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या चल रही थी, संघर्ष चल रहा था। स्थानीय स्तर पर भी क्या होनी चाहिए, सरकारें होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, देश आजाद होने के बाद बहुत सालों बाद क्या हुआ, हमारे संविधान में बदलाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ। 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स हुए। उसमें क्या हुआ, 73 थर्ड अमेंडमेंट्स में रूरल के बारे में बताया गया, गाँव के बारे में बताया गया, और 74 अमेंडमेंट्स में हमें बताया गया शहरी इलाकों के बारे में, वहां पर दर्ज कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ आई तो पंचायती राज, बेटा जी एक मिनट रिलैक्स ले लेते हैं, आप भी बताओ। हाँ जी, तो अब आप लोगों ने रिलैक्स ले लिया होगा, मैंने भी ले लिया है, गले में थोड़ा दर्द कर रहा था। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पंचायती राज अगर है तो आप लोगों को पता
मुझे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायतें क्या होती है, उसके बाद लेवल्स ऑफ पंचायत क्या होती है, ये सब चीजें जानने की जरूरत है। ग्राम सभा वो होते हैं वो गांव के लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और मत देने का अधिकार रखते हैं, वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनको बोला जाता है ग्राम सभा। क्या बोला जाता है? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत क्या होती है? जो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के भले के लिए, पूरे गांव के भले के लिए क्या करती है? काम करती है। और ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको क्या देना पड़ेगा? वो जिम्मेदार होती है इसके लिए, ग्राम सभा के लिए। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो ग्राम पंचायत को भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ग्राम सभा। तो ये होता है ग्राम पंचायत। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक सरकार का उसका टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, ऐसे ही सरपंच का भी कार्यकाल होता है। आफ्टर 5 इयर्स वो दोबारा से ही इलेक्शन होते हैं और दोबारा से अगर लोग उनको वोट देते तो वो सत्ता में आते हैं, अगर वो वोट नहीं देते तो वो लोग सत्ता में नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आ चुकी हैं, अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आ चुकी है तो आप लोग बता सकते हो कि ग्राम पंचायत में ये चीजें होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें क्या होती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आर्टिकल 40, हाँ जी, मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंदर स्टेट को एक पावर है कि लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या देना है, लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या देना है। जो लोकल गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदार होती है वो क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। और आर्टिकल 14 में इस चीज को डिफाइन किया गया है। अगर मैं आप लोग अमेंडमेंट्स की बात कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स, ये भी हमारे पंचायत के लिए, गवर्नमेंट के लिए थी, स्थानीय सरकार को। अगर मैं आप लोग को बता रही थी लॉर्ड रिपन जो हमारे क्या थे 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो रह चुके हैं, जनक रह चुके हैं, ये भी आप लोगों को लिखना। और कुछ एक्ट जो है 1909 एक्ट हो गया, 1919 एक्ट हो गया, 1935 एक्ट हो गया, इनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें की गई है। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ आ गई है तो पंचायत के भी कुछ सदर होते हैं, लेवल होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, ये क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत। यहां पर होते हैं हमारे पास ब्लॉक समिति, ब्लॉक या फिर जनपद समिति, और सबसे ऊपर होता है हमारे पास जिला परिषद। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद यानी कि हमारे पास होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे पहले होता है हमारे पास लोकल लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये लेवल हमारे पंचायती राज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? जिला परिषद के पास होती है, और देन उससे नीचे होता है ब्लॉक लेवल, और देन उससे नीचे होता है हमारे पास लोकल लेवल, जो कि स्थानीय स्तर पर होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पंचायती राज के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूरल का मतलब होता है ग्रामीण प्रशासन। क्या होता है? ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में आप लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिलेगी वो देखना है। अगर आप लोग ग्राम की बात करें, गांव की बातें करें, तो फिर से दोबारा से वही चीज आती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? ये एक मैनेजमेंट होती है लोकल अफेयर्स का। जो भी लोगों के बीच में झगड़े होते हैं गांव के स्तर पर, उनको संभालने के लिए कुछ लोकल बॉडीज होती हैं, जो कौन इलेक्ट करता है? वहाँ के लोकल पीपल ही इलेक्ट कर उसको बिठाते हैं, पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या आप लोग को इतनी बातें समझ आई? तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर दंगे फसाद हो जाए तो प्रशासन क्या करेगी? दो चीजें आती हैं, एक आता है पुलिस और दूसरा आता है पटवारी। मान लीजिए गाँव में सबसे ज्यादा झगड़े किस चीज पर होते हैं? जमीन पर। सबसे ज्यादा झगड़े किस चीज पर होते हैं? जमीन पर। और अगर वैसे किसी ने मारपीट कर दी या फिर इंजरी हो गई, तो इन सब चीजें के लिए कौन सा प्रशासन करेगा? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस जो प्रशासन है वो उसको संभालेगा।
तो पुलिस क्या करते हैं, दंगे को रोकते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या करते हैं, कानूनी तौर पर उनको बिल्कुल शांति प्रदान करते हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, ये काम होता है पुलिस का। इनमें आ जाते हैं एसपी आ जाते हैं, एसआई आ जाते हैं या फिर एसएचओ आ जाते हैं, जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जो पटवारी होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, अगर किसी ने, मेरी एक जमीन है, मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया किसी दूसरे इंसान को, तो पटवारी को वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में अपडेशन रखना पड़ेगा कि भाई पहले इसकी जमीन थी फिर उसकी जमीन होगी, पहले इसने इतनी ली थी फिर इसने और भी ज्यादा ले ली, तो ये अपडेशन कौन करता है, पटवारी करेगा। और पटवारी को सुपरवाइज कौन करेगा, पटवारी को सुपरवाइज करेगा तहसीलदार। कौन करेगा, तहसीलदार। पटवारी के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग गांव में, जैसे कि तालुकास हो गया, तालुकास हो गया, लोकल ऑफिसर्स हो गए, लोकल ऑफिसर्स हो गए, उसके साथ साथ पटवारी तो है ही, तो ये सब चीजें उनको बोली जाती है, आप लोग अलग अलग नाम वहां पर देख सकते हैं, कर्मचारी भी बोल देते हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई है, दो ही चीज होते हैं, पटवारी और पुलिस। पुलिस का काम करती है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, और पटवारी का काम क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड अच्छे से रखना। अब एक जो आता है, जो मुझे आप लोगों से मेन बात करनी है, नोट कर लेना उस चीज को, पहले भी मैंने नोट करवाया पिछले लेक्चर्स में। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में, 2005 में। उस एक्ट के दौरान हमें चीजें बोली गई कि क्या होता था, अगर किसी फादर के पास, किसी फार्मर के पास जमीन है, अगर उस फार्मर की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके बेटों में वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी। लेकिन मैन, जो औरतें हैं वो भी उस खेत में काम करती है, लेकिन जो वो जमींदार था, जो वो फार्मर था, उसकी वाइफ के और उनकी बेटियों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, सारा जो जमीन है वो बराबर बराबर हिस्से में कहां पर बढ़ जाएगी, बेटों में। ये पहले के रूल में चलता आ रहा था, लेकिन इस अमेंडमेंट्स एक्ट के दौरान, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ 2005 में, इसमें बोला गया कि वुमेन्स को राइट दिया जाएगा कि उनको अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड के जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये सब चीजें हिंदू सक्सेशन एक्ट में बोली गई। कब बोली गई, 2005 में, और इस लॉ को माना भी गया। अभी जो औरतें हैं, इन सब चीजों का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन अभी भी अगर कोई औरतें अपना हिस्सा मांग लेती है अपने पापा की जमीन से, तो उनको क्या समझा जाता है, गलत समझा जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप लोग देखोगे, दहेज प्रथा को हटाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारे स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और बहुत सारे एक्ट भी किए गए हैं ताकि ये दहेज प्रथा रुक सके। दहेज प्रथा का मतलब है, अगर लड़की अच्छा खासा दहेज नहीं लेके आई तो ससुराल वाले उसको मार देते थे, या फिर उन पर जुल्म करते थे, या फिर उनसे क्या करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे, जो लेडीज है उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, गांव में ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है चीजें। अब आते हैं हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोगों ने कवर कर लिया, अब आते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है शहरी प्रशासन क्या होता है। शहरी प्रशासन नॉर्मल है, जैसे हम लोग गांव की बातें की वैसे हम लोग शहर की भी बातें करेंगे। शहर में आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं। वहां पर घरों में क्या क्या चीजें चाहिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए कोई आना चाहिए, उसके साथ साथ पानी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आनी चाहिए, रोड अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। ये सब कुछ काम जो है वो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का होता है। अब अगर कोई बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, तो वहां पर क्या होते हैं, बड़े शहर, बड़ी सिटी क्या होगी, जैसे कि बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। अगर कहीं पर स्मॉल सिटी है, यानी कि छोटा शहर है, तो वहां पर क्या होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, या फिर नगर निगम, या फिर नगर पालिका आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ आई तो यही बोलता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब आप लोगों को एक इंडेक्स देखना है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो शहर है हमारे देश का, ये इतने अच्छे नंबर पे चल रहा है, ये इतनी अच्छी सफाई रखता है, ये इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। अब हमारा जो आता है रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड। अब अगर हम इसके बारे में जाने, गांव में रहने के लिए
पैसे अर्जित कैसे करते हैं, यानी खाना पीना, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो जीविकाएं कहाँ से आते हैं, यानी कि वो धन अर्जित कहाँ से करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को आराम से चला पाए, अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। अब यहाँ पर आते हैं रूरल लाइवलीहुड। अगर आप लोग गाँव की बातें करते हो तो वहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, खेती होती है। बहुत 60% लोग अभी भी, हमारे भारत के 60% जो जनता है वो कहाँ पर, किस पर निर्भर करती है, वो करती है खेती पर, यानी कि एग्रीकल्चर पर। तो हमारे पास जो रूरल लाइवलीहुड है, जो जीविकाएं हैं, अगर आप लोग गाँव में देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, खेती मिलेगी। खेती से लोग अनाज उगाते हैं, और अगर किसी से उन्होंने लोन लिया है ये कुछ लाने के लिए, तो वो अपना अनाज उसको बेच देते हैं, स्टेट को बेच देते हैं ताकि वो अपना लोन चुका सके, और अपने खाने का इंतजाम भी कहाँ से करते हैं, या फिर कुछ अनाज बेच के वो पैसे लेके आते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो रूरल लाइवलीहुड यानी कि ग्रामीण जीविकाओं में आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा हमारे पास एग्रीकल्चर। क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर। अब एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होती है। क्या है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, यानी कि मिश्रित खेती क्या होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर लोग पशुपालन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा गाँव में भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, बकरियां होती है, उनको पशु को पालते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपनी जीविकाएं चलाते हैं। या अब इन सब चीजों से क्या हो रहा है, तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ खेती भी कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। कोई फिश को पकड़ के ला रहा है, कोई मछुआरा है, कोई बुनाई कटाई कर रहा है, कोई खेत जुताई कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है। तो इन सब चीजों से ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपनी जीविकाएं चलाते हैं। अब अगर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं, शहरी इलाकों की बातें करते हैं, तो वहां पर क्या होती है, शहरी इलाकों में इंडस्ट्रीज आ चुकी है, फैक्ट्रीज आ चुकी है, शॉप्स इतनी बड़ी बड़ी खुल चुकी है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर नौकरियां करते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सके। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, टेक्निकली चीजें वो लोग सीख चुके हैं, तो वो वहां पर जॉब करते हैं, इंडस्ट्री वर्कर बन जाते हैं, फैक्ट्रीज वर्कर बन जाते हैं, शॉप में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीविकाएं है वो कहाँ है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई सिलाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, अर्बन में भी आती है। सिलाई बुनाई तो गाँव में भी कर लेते हैं और अर्बन में भी कर लेते हैं, आप लोगों ने सभी जानते ही हो इस चीज को। यहाँ पर आप लोगों ने देखा रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। यहाँ पर हमने पूरा का पूरी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पॉलिटी है, इसकी मोटे मोटे तौर पर मैंने आप लोगों की सारी रिवीजन करवा चुकी है, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता चुकी है। यहाँ पर आपका जो क्लास 6 की पॉलिटी है वो हो जाती है फिनिश। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप लोगों को करने हैं, भूलना मत मेरे बच्चों। अगर आप लोग नहीं करोगे तो यूपीएससी में सिलेक्शन भूल जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी ये सब चीजें करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोगों को याद रखने हैं और जो आप लोगों को करके करने हैं। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देख लेते हैं लिखना है या बता दूं। 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ये यूपीएससी मेंस में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये आप लोग को जरूर करने हैं। और प्रीलिम्स के लिए आप लोग खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो मेन क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिखना है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज बोथ अ चैलेंज एंड स्ट्रेंथ फॉर इंडिया। डिस्कस। ये आप लोगों को खुद से लिखने हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी? What is the importance of equality in a democratic country? In a democratic country. ये क्वेश्चन आप लोग को लिखना है 200 वर्ड्स में जरूर लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द role of government
इन अ डाइवर्स सोसाइटी, इन अ डाइवर्स सोसाइटी। उसके बाद आप लोगों को आता है हाउ डज प्रेजुड्यूस, हाउ डज प्रेजुड्यूस, प्रेजुड्यूस एंड डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट सोसाइटी, अफेक्ट सोसाइटी। ये जो है आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बेटा जी करने हैं, इसको मत भूलना, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। अगर आप लोग ये 4 क्वेश्चन कर पा रहे हो, अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो यानी कि आप लोग अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी अच्छे से समझ आ रही है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो आप लोगों को करनी है इन 4 क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं आप लोगों को अलग से बता देती हूँ, 1 सेकंड रुकना आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं लिखे तो मैं आप लोगों को साइड हो जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। हाँ, और जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका इंट्रोडक्शन कीजिए, परिचय दीजिए, उसका क्या दीजिए, परिचय दीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। देन उसके बाद जो भी आप लोगों को उसके रिलेवेंट चीजें लिखनी है, उसकी बॉडी के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें आपको बतानी है। उसके साथ साथ आप लोगों को इफेक्ट्स, एग्जांपल देने हैं, उदाहरण देने हैं। उसके बाद 4th आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स का आप लोगों को यूज करना है, आर्टिकल्स का आप लोगों को यूज करना है। और उसके बाद 5th आता है कंक्लूजन अच्छा करना है आप लोगों को। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लिखना है। यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट्स है, अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर लिखना। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इन 5 पॉइंट्स को याद जरूर रखना। सबसे पहले रिलेवेंट इंट्रोडक्शन अच्छे से करना, बॉडी स्ट्रक्चर बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखना। अगर आपको ये चीजें समझ आई तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी इस लेक्चर को ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक यू।